हेलो एवरीवन। आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए कि बम्पर जो वैकेंसी है CRE 2025 उसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है एम्स दिल्ली के द्वारा। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल और एम्स है उसके लिए कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, ओके, CRE 25 जिसको बोलेंगे, इसमें नर्सिंग ऑफिसर्स और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी भी इंक्लूड है। जो कि आपके जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हो गए या फिर जितने भी एम्स हो गए ऑल इंडिया में उसकी, तो आप सभी के लिए ये एक खुशखबरी है कि ये बम्पर वैकेंसी आई है। चलिए इस वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करते हैं इस एपिसोड में। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जैसा कि अंसारी नगर न्यू दिल्ली में प्रेजेंट है, ये आपका कॉमन रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है। ओके, लास्ट टाइम भी आया था और इस बार इन्होंने, हालांकि ये 24 का नोटिफिकेशन है लेकिन अभी 25 में इसके फॉर्म स्टार्ट हुए हैं और एग्ज़ाम भी आपका 25 में होगा। ओके, बात करें अगर इस CRE के डिटेल की, तो ये क्या है, एक कॉमन रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशंस है 2024। ग्रुप बी और ग्रुप सी की जितने भी पोस्ट है वो पार्टिसिपेट करेंगे इसमें एम्स और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में जितने भी हॉस्पिटल्स आते हैं वो इसमें सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अपनी जितनी भी पोस्ट की रिक्वायरमेंट है वो सब इसके थ्रू वो क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे। अगर बात करें इस ग्रुप सी, बी और सी में जितने भी पोस्ट है उसके एप्लीकेशन की, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुए हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेशन की स्टार्टिंग की बात करें तो ये स्टार्टिंग की डेट है 7 जनवरी 25, यानी कि आज से ही ये फॉर्म है वो फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। क्लोजिंग डेट की बात करें तो क्लोजिंग डेट है 31 जनवरी 25। फिर 31 को ये फॉर्म है वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। उसके बाद में डेट ऑफ रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशंस की बात करें तो एग्जामिनेशन की क्या स्कीम रहेगी, डेट ऑफ एडमिट कार्ड इशू होने की बात करें तो वो 3 डेज बिफोर द एग्जामिनेशन, यानी कि एग्ज़ाम से 3 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड इशू हो जाएंगे, आपको एडमिट कार्ड मिल जाएंगे। ओके, हम बात करें अगर इंटीमेशन ऑफ द एग्ज़ाम सिटी, यानी कि आपको एग्ज़ाम सेंटर है वो कौन सी सिटी में मिलेगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको 1 वीक्स बिफोर द एग्जामिनेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। और एग्ज़ाम की डेट की बात करें तो वो है 26 टू 28 फरवरी, यानी कि 26, 27 और 28, 3 दिन तक कंटिन्यूसली ये जो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है ये आपके कंडक्ट करवाए जाएंगे दिल्ली एम्स के द्वारा। बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की तो जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए 3000 यानी कि 3000 रुपये फ़ीस है। ST और SC कैंडिडेट के लिए आप 2400 फीस है। और डिसेबिलिटी वाले पर्सन के लिए यहाँ पे कोई भी फ़ीस नहीं रखी गई है। ओके, इसके अलावा इस को वैकेंसी को अगर अपन डिटेल में देखें ना, CRE कॉमन रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन जो कि दिल्ली के द्वारा है, ये नोटिफिकेशन नंबर है 7 जनवरी 2025 को ये जो नोटिफिकेशन है ये क्या हुआ है, आउट हुआ है। ओके, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स न्यू दिल्ली ये आपका एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाएगा। इम्पोर्टेंट डेट की अपन ने बात कर ली, स्टार्ट तो कब होगा 7 से, क्लोजिंग डेट है आपकी 31 जनवरी, यानी कि आज से स्टार्ट होकर आपकी 31 जनवरी तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। ओके, स्टेटस ऑफ द एप्लीकेशन की, आपका जो एप्लीकेशन है वो फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको कब दी जाएगी, 11 फरवरी 25 को। इसके बाद में अगर कुछ करेक्शन करना होगा तो इसके लिए विंडो ओपन रहेगा आपके लिए 12 फेब से लेके 14 फेब 25 तक। और एडमिट कार्ड इशू होंगे हमेशा की तरह आपके 3 दिन पहले एग्ज़ाम से। ओके, और स्किल टेस्ट भी इसमें कंडक्ट करवाया जाएगा, लेकिन स्किल टेस्ट कब होगा वो आप एग्ज़ाम के बाद में आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो वो है 26 फरवरी 28 फरवरी तक, यानी कि 26, 27 और 28, 3 दिन तक, 26, 27 एंड 28, 3 डेज तक क्या करवाए जाएंगे, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। चलिए इसके बाद में बात करें कि इसमें जितने भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है, एम्स हो गए हैं या फिर जितने भी अदर सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेयर के अंडर में जितने भी हॉस्पिटल्स है उसको इंक्लूड किया गया है। ओके, ये एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन मोड में फिल किए जाएंगे। ओके, जितने भी इंडियन एलिजिबल कैंडिडेट है वो इसके लिए क्या है, एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। इसमें ग्रुप बी और सी की
वेरियस पोस्ट यानी कि बहुत सारी पोस्टेज है वो फुलफिल की जाएगी एम्स और सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बॉडीज एज पर द डिटेल प्रोवाइड इन दिस एडवर्टाइजमेंट। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है वो इसमें क्या किए जाएंगे, इंक्लूड किए जाएंगे। ओके, लिस्ट ऑफ द पार्टिसिपेटिंग एम्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट एंड बॉडी, यहाँ पे आपको एक लिस्ट प्रोवाइड की गई है डिटेल में, जहाँ पे आप देखेंगे कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस CRE 24 और 25 के अंदर। ओके तो यहाँ पे एम्स अवंतीपुरा, एम्स भटिंडा, एम्स भोपाल, भुवनेश्वर, बीबी नगर, बिलासपुर, जितने भी एम्स है वो इसमें क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एम्स पटना, रायबरेली, रायपुर से होते हुए उसके बाद में आप देखेंगे कि इसमें अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल न्यू दिल्ली भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके ये एम्स जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स CAPFIMS जो कि एम्स दिल्ली के अंडर में है, ये भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। ESIC की कई तरह की कई टाइप्स की वैकेंसीज भी इसमें इंक्लूड है, यानी कि ऑल इंडिया जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है ESIC, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। ओके रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस RIMS इम्फाल है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है आपका। ओके रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंस रिपांस है। ओके भी इसमें, और VMMC यानी कि सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर नजफगढ़ भी इसमें क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च भी इसमें क्या कर रही है, पार्टिसिपेट कर रही है। ये एप्लीकेशन है आपके ऑनलाइन मोड से फिल किए जाएंगे, और ऑनलाइन मोड से एप्लीकेशन फिल करने की जो साइट है वो आपकी वही है एम्स की www.emsexams.ac.in। ओके यहाँ पे आपको क्या करना है, जब भी आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर रहे हैं, ये रिक्वायरमेंट फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपको एप्लीकेशन की जो कॉपी है उसको क्या कर देना है, आपके पास में रख देना है उसकी हार्ड कॉपी को। ओके ठीक है, और कॉपी और जो पेमेंट आप करते हैं फीस का, उस पेमेंट का प्रूफ भी आपको अपने पास में रख देना है, ताकि फर्दर जितनी भी अगर आपका सिलेक्शन होता है तो फर्दर जितना भी वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट में उससे आपको ये डिमांड की जाएगी, मांगे जाएंगे। चलिए इसके बाद में बात करें तो यहाँ पे आपको फॉर्म भरते टाइम फ़ोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन के बारे में बताया गया है। गाइडलाइन जो मेंशन की गई है वो आपको अच्छे तरीके से पढ़नी है, और जो डिमांड की गई है फ़ोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन में उसी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपको ये क्या करना है, सब अपलोड करना है। चॉइस और प्रेफरेंस की बात करें तो ये भी आपको बाद में एडवाइस की जाएगी कि आपको कौन कौन सा, और आप इसमें एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में भी बताया गया है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के भी बारे में भी बताया गया है कि आपको अगर कोई डिजायरेबल है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो आपको रिकॉग्नाइज जो है और ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूट है वहाँ से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेना होगा प्रॉपर तरीके से। ओके एज रिलैक्सेशन की बात करें तो इसमें SC और ST के लिए 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 इयर्स एंड PWBD के लिए 10 इयर्स एज रिलैक्सेशन है, जबकि एक्स सर्विसमैन के लिए कितना है 3 इयर्स प्लस मिलिट्री सर्विसेज। ओके इसके अलावा बात करें अपन इसमें कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें OBC कैटेगरी के लिए, तो OBC कैटेगरी वालों को कास्ट सर्टिफिकेट है वो प्रोड्यूस करना होगा। तो उस कास्ट सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है या फिर जो कास्ट सर्टिफिकेट इशू किया गया है उसके ऊपर इशू वाली डेट है वो कब से होनी चाहिए, 1 अप्रैल से लेकर 31 जनवरी 2025, 1 अप्रैल 24 से लेके 31 जनवरी ऑफ 2025 के बीच का इशू हुआ होना चाहिए क्या, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप OBC से क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं तो। ओके और इसी तरीके से आप EWS कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो भी ये आपका जो EWS का सर्टिफिकेट है ये भी 1 अप्रैल 24 से लेके 31 जनवरी 25 के बीच का इशू हुआ होना चाहिए। ओके इसके बाद में बात करें कि आप अगर किसी इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं तो वहाँ से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है वो भी अकॉर्डिंग टू द पोस्ट आपको क्या करना है, लेना है। और अगर आपको ऑनलाइन मोड में मांगा गया है तो आपको सबमिट करना है, वरना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपसे ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है ये क्या किया जाएगा, मांगा जाएगा, डिमांड की जाएगी। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट बात करें
तो यहाँ पे फ़ीस की बात की गई, एप्लीकेशन फ़ीस की, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3000, एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 2400, जबकि डिसएबिलिटी वाले पर्सन को यहाँ पे फ़ीस में 100% क्या किया गया है, छूट दे दी गई है। ओके अगर जो फ़ीस है आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस एक बार में आप पे हो जाने के बाद में आपको रिफ़ंड नहीं की जाएगी, भले ही आपका फॉर्म कैंसिल हो जाए, किसी जो है अपना फॉर्म में करेक्शन नहीं कर पा रहे हैं आप और किसी कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी और उसकी वजह से अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो भी आपको फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी, ये क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। ओके चलिए इसके बाद में आपको यहाँ पे बताया गया कि एससी और एसटी कैंडिडेट वालों को फ़ीस रिफ़ंड की जाएगी। एग्ज़ाम हो जाने के बाद में एक प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस के थ्रू एक बार फिर से फॉर्म फिल किए जाएंगे फ़ीस रिफ़ंड के, और एससी और एसटी कैंडिडेट को अगर उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो उनको फ़ीस क्या की जाएगी, रिफ़ंड की जाएगी। डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी। ओके ये 26 फरवरी से लेके आपका 28 फरवरी 2025 तक होगा। ओके एम्स रिजर्व कर सकता है सीबीटी मोड वाला रिटर्न टेस्ट यहाँ पे 10 days एडवांस नोटिस टू द डेट एंड मोड ऑफ द एग्जामिनेशन डिपेंडिंग अपॉन द इन्वॉल्विंग सिचुएशन आफ्टर क्लोजिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन। यानी कि अगर इस डेट में कोई भी फेरबदल किया जाता है तो आपको 10 दिन पहले इस डेट से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात करें यहाँ पे तो ऑल मेजर स्टेट एंड यूटी, इंडिया में जितने भी मेजर स्टेट है उसमें सेंटर प्रोवाइड किए जाएंगे आपको। ओके ठीक है। फिर एडमिट कार्ड की बात करें तो आपको 3 दिन पहले एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा एग्जाम से पहले, और जो आपकी सीटी है एग्जामिनेशन की उसके बारे में आपको 7 days बिफोर द एग्जामिनेशन आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड भी आपको ems.exams.ac.in की साइट पे अवेलेबल होंगे। चलिए सीबीटी की स्कीम में या फिर बात करें कि ये जितने भी रिक्वायरमेंट वाले एग्ज़ाम हैं इसमें जो टेस्ट होगा सीबीटी उसकी स्कीम क्या रहेगी, तो द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी 90 मिनट्स। यहाँ पे टोटल जो ड्यूरेशन है एग्ज़ाम का वो कितना रहने वाला है, वो रहने वाला है 90 मिनट्स का, यानी कि 90 मिनट्स का ये एग्ज़ाम होगा सीबीटी जो कंप्यूटर मोड से ऑनलाइन मोड से होगा। इस 90 मिनट्स के अंदर जो आपको पेपर आएगा उस पेपर के अंदर आपको 100 एमसीक्यू पूछे जाएंगे ऑफ 400 मार्क, यानी कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। 1 क्वेश्चन इक्वल टू 1 क्वेश्चन है 4 मार्क। ओके 100 एमसीक्यू एंड 400 मार्क्स का पेपर होगा। 4 अल्टरनेटिव फॉर ईच क्वेश्चन वेयर ईच क्वेश्चन विल कैरी 4 मार्क्स। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा यहाँ पे। 25 एमसीक्यू रिलेटेड टू द जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर। ओके यानी कि उस 100 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन में आपको जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर इसके बारे में पूछा जाएगा, और 75 एमसीक्यू रिलेटेड टू द डोमेन ऑफ द रेस्पेक्टिव ग्रुप। और 75 क्वेश्चन आपको जिस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, जिस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके रिलेटेड जो सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग आपको पूछा जाएगा। जैसे कि आप अगर नर्सिंग का दे रहे हैं एग्ज़ाम तो यहाँ पे 75% जो होगा सिलेबस वो तो होगा आपका नर्सिंग का, एंड 25% होगा वो आपका होगा क्या, जनरल एप्टीट्यूड का या फिर जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड एंड नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर का। ओके तो इस तरीके से यहाँ पे इसका सिलेबस है या फिर जो सीबीटी टेस्ट की जो स्कीम है वो फिक्स की गई है। क्वेश्चन पेपर होगा वो 5 सेक्शन के अंदर डिवाइड होगा, यानी कि एक सेक्शन के अंदर आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके ईच हैव 18 मिनट्स ड्यूरेशन। एक सेक्शन आपको 18 मिनट के अंदर क्या करना है, कंप्लीट करना है। एक सेक्शन के अंदर 20 क्वेश्चन होंगे, 18 मिनट आपको दिए जाएंगे। वेयर ईच सेक्शन विल कंटेन 20 क्वेश्चन फॉलोइंग विल बी एप्लीकेबल। ओके ईच सेक्शन विल अपीयर 1 by 1 ड्यूरिंग द 90 मिनट्स। आप एक सेक्शन को ऐसा नहीं है कि लास्ट वाले सेक्शन को पहले खोलिए, ऐसे नहीं, 1 by 1 सेक्शन ही ओपन होगा। ओके ड्यूरेशन एट 1 टाइम ओनली। एक सेक्शन को आप एक ही टाइम सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट सेक्शन के क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर दिया फिर आप चले जाएँ सेक्शन 5 में और वहाँ से 95 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन ही एक सेक्शन में अवेलेबल होंगे और इसी में से किसी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है जो फर्स्ट सेक्शन होगा उसके अंदर। ओके ठीक है। एंड असेस टू विजिबल एक्टिव पार्ट व्यू आंसर विल बी डिसेबल्ड आफ्टर लाप्स ऑफ द सेट ड्यूरेशन एंड नेक्स्ट सेशन विल ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड। जैसे ही इस सेक्शन का टाइम कंप्लीट होगा, यानी कि जैसे ही 18 मिनट्स कंप्लीट होंगे आपका फर्स्ट सेक्शन क्लोज हो जाएगा और नेक्स्ट सेक्शन क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा।
ठीक है। एग्जामिनेशन विल बी सबमिटेड ऑटोमेटिकली आफ्टर स्पेसिफिक ड्यूरेशन, जैसे ही स्पेसिफिक ड्यूरेशन कंप्लीट होगा एग्जामिनेशन ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, आपको सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यू विल अलाउड ओनली वन अटेम्प्ट क्वेश्चन इन करंटली एक्टिव सेशन विच वी रिमेन इनेबल फॉर द सेट टाइम एंड विल नेवर कम बैक अगेन। आपने अगर एक बार एक सेक्शन को कंप्लीट कर लिया है तो दोबारा उस सेक्शन को आप ओपन नहीं कर सकते, जो सेक्शन ओपन है उसी में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सेकेंड सेक्शन में चले गए और आपको लगा कि आपने फर्स्ट सेक्शन के अंदर एक क्वेश्चन को रॉन्ग कर दिया है, तो आप वापस जाके फर्स्ट सेक्शन को ओपन करके उसके अंदर क्वेश्चन को सही कर दें या फिर ऑप्शन चेंज कर दें, तो ये ऑप्शन आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अगर आपने एक बार एक सेक्शन को सबमिट कर दिया तो वो हमेशा ही सबमिट रहेगा, उसको वापस आप ओपन नहीं कर सकते। ओके, move it to next section. You will not be allowed to view or answer any questions section rather than currently active or visible part, hence attempt all possible questions during the given time period including review of any skipped question or question marked for review। अगर आप किसी सेक्शन के अंदर किसी क्वेश्चन को लेफ्ट करते हैं या फिर आंसर नहीं देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं या फिर रिव्यू के लिए मार्क करते हैं, तो भी वही आपको लिमिटेड पीरियड जो 18 मिनट दिए जाएंगे एक सेक्शन के अंदर, उसी 18 मिनट के अंदर उसी सेक्शन को आपको कंप्लीटली कर देना है, आपने जो रिव्यू के लिए मार्क किया है या फिर जो छोड़ दिया है उस सब क्वेश्चन को। फिर इसके बाद में मीडियम की बात करें तो अगर जितने भी एग्ज़ाम है वो 10th मार्टिकुलेशन एंड 10+2 के है, उसका मीडियम है बाईलिंगुअल रहेगा हिंदी और इंग्लिश में। इसके अलावा जो स्पेसिफिक पोस्ट है उस स्पेसिफिक पोस्ट के लिए मीडियम आपका है वो ओनली इंग्लिश रहेगा, यानी कि अपन अगर नर्सिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो नर्सिंग के लिए मीडियम है वो ओनली इंग्लिश मीडियम ही रहेगा। ओके, और फाइनल डिसीजन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमेशा की तरह यहाँ पे एम्स ही है, एम्स जो चाहे वो कर सकता है, इसमें स्कीम में चेंजेस कर सकता है। ओके, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया या फिर अदर क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे ईच क्वेश्चन कैरी मार्क 4, एक क्वेश्चन आपको 4 नंबर का यहाँ पे मिलने वाला है। ओके, नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है 1/4, यानी कि आप अगर एक क्वेश्चन सही करते हैं, एक क्वेश्चन सही करते हैं तो 4 नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर वही क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको 1/4 नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, यानी कि 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। क्वालिफाइंग मार्किंग यानी कि आप मेरिट लिस्ट में आने के लिए जो है क्वालिफाई होने के लिए आपको 40% मार्क तो अनरिजर्व और EWS कैटेगरी को, 35% है OBC के लिए, यानी कि आपको अगर क्वालिफाई भी करना है तो आपको 35% मार्क लाने पड़ेंगे OBC वालों को, और अनरिजर्व और EWS को 40%, SC और ST कैटेगरी को 30%। ओके, और OBC के लिए कितना है 35%। ये क्वालिफाइंग मार्क है, ये मार्क लाने के बाद में, इससे ज़्यादा लाने के बाद आप क्वालिफाई हो जाएंगे और जो फर्दर मेरिट लिस्ट बनेगी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए उसके लिए आप क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। ओके, और यहाँ पे PWBD यानी कि जो हैंडीकैप्स कैटेगरी है उसके लिए क्वालिफाइंग मार्क रखा गया है ओनली 30%, ओनली 30%। इसके बाद में अगर ये जो टाई के केसेस में यहाँ पे जो स्कीम है वो अगर कि दो कैंडिडेट के एक बराबर मार्क आ जाते हैं तो फिर उसमें कैसे सेलेक्ट किया जाएगा उसकी स्कीम यहाँ पे बताई गई है। चलिए, इसके बाद यहाँ पे आपको डिटेल में बताया गया है कि कौन सी पोस्ट के लिए जो एग्जामिनेशन की लैंग्वेज है वो क्या रहेगी और स्किल टेस्ट होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पोस्ट है जिसके लिए स्किल टेस्ट नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे आपको पर्टिकुलरली जो पोस्ट ग्रुप नेम है वो दिया गया है और यहाँ पे उसके लिए सिलेबस क्या प्रोवाइड किया जाएगा या फिर कौन से सिलेबस से क्वेश्चन आएंगे वो, और स्किल टेस्ट है या फिर नहीं है, और इसके अलावा लैंग्वेज के बारे में यहाँ पे दिया गया है आपको। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें नर्सिंग ऑफिसर्स की और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की जो कि वैकेंसी है, यहाँ पे देखिए एड्स एजुकेटर कम काउंसलर, ANM नर्सिंग ऑफिसर्स, पब्लिक हेल्थ नर्स, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर ग्रेड फर्स्ट, स्टाफ नर्स ग्रेड फर्स्ट, स्टाफ नर्स ग्रेड फर्स्ट एंड सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एंड TB एंड सेस्ट डिजीज हेल्थ एंड असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ वर्कर, इन सब के लिए सिलेबस रखा गया है नर्सिंग का, यानी कि 75% तो नर्सिंग के आने ही आने हैं, 25% आपको जनरल नॉलेज से पूछे जाएंगे। इसके लिए कोई स्किल टेस्ट नहीं रहने वाला है, यानी कि अगर आप नर्सिंग ऑफिसर का या फिर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम देते हैं तो आपके लिए स्किल टेस्ट यहाँ पे नहीं है। स्किल टेस्ट अदर पोस्टेज के लिए हो सकता है लेकिन आपके लिए नहीं है। जो मीडियम है एग्ज़ाम का वो कौन सा रहने वाला है, इंग्लिश मीडियम रहने वाला है इस एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा बात करें अगर चलिए
यहाँ पे मेरिट लिस्ट कैसी बनाई जाएगी उसके बारे में डिटेल से बताया गया है आपको। ओके, मेरिट लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट शैल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द CBD एज पर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। ओके, क्वालिफाइंग मार्क क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो मेरिट लिस्ट है वो प्रिपेयर की जाएगी, और अगर फर्दर उसके लिए आपके इंटरव्यू या फिर स्किल टेस्ट रखा गया तो उसके लिए कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में जो एलोकेशंस विल बी कंडक्टेड इन द 2 राउंड्स एंड रिपोर्टिंग विल बी स्ट्रिक्टली एज पर अनाउंस्ड डेट इन द रिजल्ट ऑफ द एलोकेशन। जो एलोकेशन है वो 2 राउंड्स में जो है प्रोवाइड की जाएगी, फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड में। ओके, यानी कि आपका एक 2 लिस्टें निकलेगी, एक फर्स्ट लिस्ट और एक सेकंड लिस्ट, दोनों में अलग अलग कैंडिडेट्स है उनका सिलेक्शन होगा। चलिए, उसके बाद में आपको लीगल डिसिप्लिनरी एक्शन एंड यहाँ पे जो पोस्ट है उसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या है, पे लेवल क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रखेगी, उसके बारे में डिटेल में बताया गया है। यहाँ पे पोस्ट नेम, इंस्टीट्यूट है, कौन से इंस्टीट्यूट में कौन सी पोस्ट है, और उसमें एज लिमिट क्या रहेगी, पे लेवल क्या रहेगा और क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, उसके बारे में भी इस लिस्ट में कम्प्लीटली डिटेल में बताया गया है। ओके, तो अपने को पर्टिकुलरली किसका एग्ज़ाम देना है, अगर नर्सिंग का देना है तो इसमें एड्स एजुकेटर कम काउंसलर, ANM की, नर्सिंग ऑफिसर की, पब्लिक हेल्थ नर्स की, या फिर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर ग्रेड फर्स्ट, स्टाफ नर्स ग्रेड फर्स्ट, स्टाफ नर्स ग्रेड फर्स्ट, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एंड TB एंड सेस्ट डिजीज हेल्थ असिस्टेंट, या फिर मल्टीपर्पज़ वर्कर। इन सब के लिए क्या है, वैकेंसी भी इसमें इंक्लूड की गई है। ओके, फर्स्ट वन यहाँ पे देखें, एड्स एजुकेटर कम काउंसलर। ओके, एड्स एजुकेटर कम काउंसलर की एक पोस्ट आई हुई है एम्स न्यू दिल्ली के अंदर। एम्स न्यू दिल्ली के अंदर ये पोस्ट है, जिसमें एज लिमिट है 30 ईयर्स, पे लेवल है 7th पे लेवल, यानी कि जो नर्सिंग ऑफिसर नॉर्थ सेट में एम्स कैंडिडेट को या फिर नर्सिंग ऑफिसर को प्रोवाइड किया जाता है वही पे लेवल है यहाँ पे। और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, BSc नर्सिंग डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी। BSc जिस तरीके से नॉर्थ सेट में मांगी जाती है क्वालिफिकेशन वही, और एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग इन काउंसलिंग रिलेटेड टू द कम्युनिकेबल डिजीज ओके डिजायरेबल। तो ये तो है आपके एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग काउंसलिंग रिलेटेड टू द कम्युनिकेबल डिजीज़ के रिगार्डिंग आपके पास ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिजायरेबल है, इट मीन्स कि ये होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी कंपलसरी नहीं है। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स वो पासेज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग पेशेंट्स, हेल्थ वर्कर्स एंड रिलेशंस। ओके, पेशेंट्स, हेल्थ वर्कर्स और रिलेशंस को हैंडल करने का पर्टिकुलरली अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी अदर कैंडिडेट्स से आगे। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट पोस्ट की बात करूँ तो वो है ANM। ओके, ANM को रिक्रूट करने वाला इंस्टीट्यूट वो कौन सा है, रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर नजफगढ़ इस ANM पोस्ट को रिक्रूट कर रहा है। एज लिमिट यहाँ पे 18 to 25 ईयर्स ऑफ द एज, रिलैक्सेबल फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ द कैंडिडेट अप टू द एज ऑफ 40 ईयर्स इन केस ऑफ जनरल कैंडिडेट, up to the age for 45 years in case of the candidates belonging to the scheduled caste and scheduled tribes is according with the instruction। तो यहाँ पे कुछ एज लिमिट की जो छूट है, रिलैक्सेशन है, वो भी दिया गया है पर्टिकुलरली इस पोस्ट के लिए। पे लेवल इसके लिए रखा गया है ANM के लिए 4th। ओके, यहाँ पे अगर क्वालिफिकेशन की बात करें ANM की तो 12th स्टैंडर्ड पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटीज़ एंड सर्टिफिकेट इन ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड मस्ट हैव बीन रजिस्टर्ड एज ऑक्सिलरी नर्स और मिडवाइफरी विद द रिकॉग्नाइज स्टेट नर्सिंग काउंसिल। यानी कि आपको 12th के बाद में ANM की होनी चाहिए और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए किसी भी स्टेट का। ओके, इसके अलावा फीमेल मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट है तो भी चलेगा, ANM नहीं है। ओके, फीमेल मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर कोर्स है वो है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एक्सिलरी कोर्स अंडर 12th स्टैंडर्ड वोकेशनल स्कीम फॉर्म ए रिकॉग्नाइज बोर्ड, ये पहले करवाता था, हालांकि परसेंट टाइम ये नहीं है, लेकिन अगर किसी के पास में है ये तो ये भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक पोस्ट है मल्टीपर्पज़ वर्कर एम्स न्यू दिल्ली में। एज ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे 18 से लेकर 30 ईयर्स तक के, रिलैक्सेबल फॉर द एम्प्लॉय ऑफ द एम्स अप टू 40 ईयर। एम्स का कोई एम्प्लॉय है तो वो 40 ईयर्स तक उसको एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है। पे लेवल यहाँ पे क्या है, 4th है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिकुलेशंस और इट्स इक्विलेंट्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज बोर्ड, यानी कि मैट्रिकुलेशन 12th होनी चाहिए। मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर का कोर्स किया हुआ होना चाहिए उसको रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या फिर स्कूल से, या फिर
या फिर वोकेशनल हायर सेकेंडरी विथ मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज स्कूल, ओके, या फिर मैट्रिक और इट्स इक्विवेलेंट्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड स्कूल, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफरी विथ रिकॉग्नाइज्ड स्टेट नर्सिंग काउंसिल, यानी कि अगर एएनएम की है तो भी मल्टीपर्पज वर्कर के लिए अप्लाई किया जा सकता है। ओके ओके चलिए, इसके अलावा आगे की जो पोस्ट है वो है नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट। किसके लिए रिक्रूट करने वाला इंस्टीट्यूट है वो है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, यानी कि ये ईएसआईसी की वैकेंसी है नर्सिंग ऑफिसर की। एज ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, यानी कि आपकी उम्र है वो 30 ईयर से ज़्यादा होनी नहीं चाहिए। रिलैक्सेबल फॉर द एम्प्लॉयज़ ऑफ द एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एंड गवर्नमेंट सर्वेंट अप टू 5 ईयर्स, यानी कि ईएसआई का कोई एम्प्लॉय है या फिर गवर्नमेंट कोई सर्वेंट है तो उसके लिए 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन है वो प्रोवाइड की गई है। पे लेवल यहाँ पे नॉट सेट नर्सिंग ऑफिसर जितना ही है, कितना 7th पे लेवल है यहाँ आपके नर्सिंग ऑफिसर के लिए। क्वालिफिकेशन आपको बीएससी नर्सिंग रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, ओके, रेगुलर कोर्स इन बीएससी नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और यहाँ फिर आपको होनी चाहिए पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। एंड अगर आपने किया रखा है जीएनएम तो जीएनएम के साथ में आपको यहाँ पे क्या चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ओके। या अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर रखी है तो कोई बात नहीं, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अगर जीएनएम कर रखी है तो जीएनएम के साथ में आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल का। तो यहाँ पे ये बेनिफिट है क्योंकि नॉर्थ सेट जब एम्स कंडक्ट करवाता है तो वहाँ पे जीएनएम वालों से 2 साल का एक्सपीरियंस मांगता है, लेकिन यहाँ पे क्री में ईएसआईसी ने आपसे ओनली 1 ईयर का एक्सपीरियंस क्या किया है, मांगा है। इसके अलावा नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी और कहाँ पे है तो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इम्फाल के अंदर है। यहाँ भी आज जो एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है और 5 ईयर्स की जो है रिलैक्सेशन है वो दिया गया है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। क्वालिफिकेशन है यहाँ पे भी बीएससी नर्सिंग फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, और अगर यहाँ पे आपने जीएनएम कर रखी है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी है तो यहाँ पे आपसे 2 ईयर का एक्सपीरियंस 50 बेडेड हॉस्पिटल का मांगा गया है। ओके ओके, तो यहाँ पे जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है इम्फाल के लिए तो यहाँ पे आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए जीएनएम वालों के लिए, जबकि ये सही ने मांगा था ओनली 1 ईयर का। चलिए, नेक्स्ट पोस्ट है वो है पब्लिक हेल्थ नर्स की, एम्स ऋषिकेश की। यहाँ पे एज ग्रुप की बात करें तो 21 से लेकर 35 ईयर तक होनी चाहिए। पे लेवल यहाँ पे 8th है, 8th पे लेवल है। नर्सिंग ऑफिसर से ज़्यादा सैलरी है यहाँ। बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए आपको कहाँ से, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, प्लस 2 ईयर्स ऑफ द रिलेवेंट एक्सपीरियंस, 2 ईयर का आपको 2 ईयर्स का पब्लिक हेल्थ नर्सिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और नेक्स्ट पोस्ट है आपकी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की एम्स जम्मू के लिए। यहाँ पे एज ग्रुप है आपका 21 से लेके 35 ईयर्स तक। पे लेवल यहाँ पे भी 8th है, 8th पे लेवल है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए एम्स जम्मू में। ओके, बीएससी नर्सिंग क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो सकती है। ओके, सो रजिस्टर्ड विद इंडियन नर्सिंग काउंसिल और 3 ईयर एक्सपीरियंस एज ए स्टाफ नर्स ग्रेड 2 इन ए मिनिमम 100 बेडेड हॉस्पिटल हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट। अगर आपने जीएनएम कर रखी है तो यहाँ पे आप एलिजिबल नहीं है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए, जबकि आपने बीएससी कर रखी है तो आपको 100 बेडेड हॉस्पिटल का कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए। 3 ईयर्स एक्सपीरियंस स्टाफ नर्स ग्रेड 2 का 100 बेडेड हॉस्पिटल का होना चाहिए। ओके, तो ये आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एम्स नागपुर की वैकेंसी है। पे लेवल 8th है, एज है वो 21 से लेके 35 ईयर तक है। ओके, बीएससी नर्सिंग आप क्वालिफाई होने चाहिए। इसके अलावा आपको 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए 200 बेडेड हॉस्पिटल का। ओके, 200 बेडेड हॉस्पिटल का आपको कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 ईयर का। तो यहाँ पे सीनियर एम्स नागपुर ने, जबकि एम्स जम्मू ने 100 बेडेड हॉस्पिटल का ही एक्सपीरियंस मांगा है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि अलग अलग एम्स ने अलग अलग डिमांड की है एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिक ध्यान देना है। जैसे कि सीनियर नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट वही है, एम्स जम्मू ने 100 बेडेड 3 ईयर का एक्सपीरियंस लेकिन 100 बेडेड हॉस्पिटल। एम्स नागपुर की बात करें तो यहाँ पे इसने 3 ईयर का एक्सपीरियंस लेकिन 200 बेडेड हॉस्पिटल का मांगा है। तो आपको अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने 100 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर आप काम किया है, 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो वो यहाँ अप्लाई कर सकता है। जबकि कोई है जिसने 200 में किया है तो वो आप एम्स नागपुर के लिए भी क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एम्स पटना, एज 25 से लेके 35 तक, पे लेवल 8th है। ओके, यहाँ पे भी बीएससी नर्सिंग के साथ में
बीएससी नर्सिंग के साथ में 100 बेडेड हॉस्पिटल का 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा है। डिजायरेबल एबिलिटी टू यूज़ कंप्यूटर, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन ऑफिस एप्लीकेशन, स्प्रेड शीट्स और प्रेजेंटिंग, यहाँ पे कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ओके, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी एम्स रायबरेली के लिए है, एज ग्रुप 21 से लेकर 35। ओके, बीएससी नर्सिंग के साथ में यहाँ पे 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ स्टाफ नर्स ग्रेड सेकेंड, मिनिमम 100 बेडेड हॉस्पिटल। तो यहाँ पे एक बार फिर से 100 बेडेड, जबकि एक हॉस्पिटल ने यहाँ पे 300 बेडेड हॉस्पिटल, जो 200 बेडेड हॉस्पिटल की डिमांड की थी वो कौन सा है, एम्स नागपुर। तो यहाँ पे आपको अलग अलग देखना है, कुछ हॉस्पिटल ने 200 बेडेड मांगा है 3 ईयर तक, कुछ हॉस्पिटल ने 100 बेडेड मांगा है 3 ईयर्स तक। यहाँ पे सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी एम्स बठिंडा में है। ओके, इसने एम्स बठिंडा की बात करें तो इसने 3 ईयर एक्सपीरियंस 100 बेडेड हॉस्पिटल का मांगा है आपसे। इसके अलावा एसएनओ की वैकेंसी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की एम्स देवगढ़ में है, इसने भी 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ 100 बेडेड हॉस्पिटल। इसके अलावा स्टाफ नर्स ग्रेड फर्स्ट या सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी एम्स गोरखपुर में है। बीएससी नर्सिंग के साथ में एम्स गोरखपुर ने मांगा है एक्सपीरियंस 3 ईयर 100 बेडेड हॉस्पिटल का। ओके, टीबी सेस्ट और डिजीज एंड हेल्थ असिस्टेंट की वैकेंसी है एम्स पटना के अंदर, एज 21 से लेकर 30 ईयर्स तक है। पे लेवल यहाँ पे 6 है। बीएससी नर्सिंग ओके, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी या फिर जीएनएम की है तो वो भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसको 2 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, टीबी हॉस्पिटल में काम किया होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, इसके अलावा टीबी सेस्ट डिजीज हेल्थ असिस्टेंट की वैकेंसी एम्स रायपुर में भी है। ओके, यहाँ पे लेवल 6 है और यहाँ पे भी डिप्लोमा अगर कर रखा है तो 2 ईयर एक्सपीरियंस, और बीएससी नर्सिंग है तो उसमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस तरीके से ये अलग अलग पोस्ट है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की। तो एसएनओ में जहाँ पे बेड की बात करूँ मैं तो सब जगह पे 100 बेडेड 3 ईयर्स, ओनली वन हॉस्पिटल इज़ देयर जिसने आपसे 200 बेडेड का हॉस्पिटल जो है एक्सपीरियंस मांगा है, वो है एम्स नागपुर। अदर जितने भी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है वहाँ पे 3 ईयर प्लस 100 बेडेड। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो आपसे डिटेल दी गई है कि कौन कौन से हॉस्पिटल में कितनी वैकेंसी है। ओके, और कौन सी पोस्ट की है। तो एड्स एजुकेटर कम काउंसलर की एम्स न्यू दिल्ली की पोस्ट थी। ओके, यहाँ पे टोटल पोस्ट 1 है, और इसकी कैटेगरी की बात करें तो यूआर कैटेगरी की ये पोस्ट है। एएनएम की बात करें तो रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर नजफगढ़ की ओनली 1 पोस्ट है। मल्टीपर्पज़ वर्कर की बात करें तो एम्स न्यू दिल्ली की 3 यूआर की पोस्ट है, 1 ओबीसी एंड 1 एसटी की पोस्ट है, टोटल 5 पोस्ट इज देयर। नर्सिंग ऑफिसर फीमेल ईएसआईसी 194 यूआर की, 46 है ईडब्ल्यूएस की, 121 ओबीसी, 65 एससी एंड 34 एसटी की, टोटल 460 पोस्ट किसकी है, नर्सिंग ऑफिसर फीमेल की। ईएसआईसी में सबसे ज़्यादा पोस्ट है ईएसआईसी में नर्सिंग ऑफिसर की 460 के आसपास। ओके, और यहाँ पे पीडब्ल्यूबीडी की 21 पोस्टेज है। नर्सिंग ऑफिसर मेल की बात करें ईएसआईसी में तो 48 यूआर की, 12 है वो ईडब्ल्यूएस की, 29 ओबीसी, 16 एसटी और एसटी की 8, टोटल 113 पोस्टेज है। यानी कि नर्सिंग ऑफिसर ईएसआईसी में यहाँ पे 80-20 का रेशियो रखा गया है। 80% पोस्ट है वो नर्सिंग ऑफिसर की है और 20% पोस्ट यहाँ पे मेल नर्सिंग ऑफिसर की है। चलिए नर्सिंग ऑफिसर फीमेल रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इम्फाल की बात करें तो यहाँ पे 7 यूआर की और ओबीसी की 3, एससी की 2 और एसटी की 1 पोस्ट है, टोटल 13 पोस्टेज है। नर्सिंग ऑफिसर मेल रीजनल इम्फाल की बात करें तो इसने 2 पोस्ट मेल की यूआर से निकाली है, 1 ओबीसी से, टोटल 3 पोस्टेज है। पब्लिक हेल्थ नर्स की बात करें तो एम्स ऋषिकेश ने ओनली 1 पोस्ट निकाली है यूआर कैटेगरी से। ओके, यूआर कैटेगरी से। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की यहाँ पे बात करें तो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर फीमेल एम्स जम्मू की 3 यूआर, 2 एडब्ल्यूएस, 7 ओबीसी, 2 एससी, 1 एसटी, टोटल 15 पोस्टेज है और पीडब्ल्यूडी की 1 है। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर मेल की यहाँ पे एम्स जम्मू की बात करें तो 2 यूआर एंड 1 ओबीसी, 2 एससी एंड 1 एसटी, टोटल 6 पोस्ट है मेल नर्सिंग ऑफिसर की, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की मेल एम्स नागपुर में यहाँ पे टोटल 12 पोस्ट है। ओके, और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर फीमेल की नागपुर में टोटल कितनी 46 पोस्टेज है। ओके, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर मेल की एम्स पटना के अंदर आपकी टोटल 8 पोस्टेज है, जबकि फीमेल की यहाँ पे एम्स पटना के अंदर टोटल 31 पोस्ट है।
SNO सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की रायबरेली के अंदर 9 और फीमेल की 40 पोस्टेज है। यानी कि जो SNO की वैकेंसी है वो आपकी ओनली एम्स जम्मू, एम्स नागपुर, एम्स पटना और एम्स रायबरेली की है। इसके अलावा एम्स बठिंडा की बात करें सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, एम्स बठिंडा मेल की, तो वहाँ पे ओनली टोटल पोस्टेज की बात करें तो ओनली 2 पोस्ट है, और फीमेल की बात करें तो यहाँ पे 12 पोस्ट है। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एम्स देवगढ़ की बात करें मेल में तो यहाँ पे 5 पोस्टेज है, जबकि फीमेल की एम्स देवगढ़ में 18 पोस्टेज है। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर गोरखपुर की बात करें मेल तो ओनली 1 पोस्ट, फीमेल की यहाँ पे 9 पोस्टेज है। और TB एंड सेस्ट डिजीज हेल्थ असिस्टेंट की बात करें तो एम्स पटना के अंदर 1 पोस्ट है, और एम्स रायपुर के अंदर भी यहाँ पे 1 पोस्ट है। तो इस तरीके से ये वैकेंसी डिटेल हो गई। आप इसमें से किसी भी वैकेंसी में अगर एलिजिबल है तो टाइमली अप्लाई कर सकते हैं। और एग्ज़ाम में अभी बात करें तो कम से कम आपको मिल जाएंगे 40 डेज़। 40 डेज़ में आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ऑलरेडी आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो रखी होगी, तो कंटिन्यूसली बहुत अच्छी तैयारी के साथ में आप अगर एलिजिबल है तो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की ESIC की बहुत अच्छी वैकेंसी है, करीब 500 के आसपास नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है। और बात करें तो 200 के आसपास सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है। आप अप्लाई करके अच्छे तरीके से पढ़ के ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। इसमें नॉट सेट की तरह प्री या फिर मेंस वाला कोई सीन नहीं है, प्री या फिर मेंस वाला कोई सीन नहीं है। एक ही एग्ज़ाम होगा, आपको वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, उसके अलावा और आपको कुछ भी नहीं करना है। चलिए, तो ये थी जानकारी CRE कॉमन रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन 2025 की। तो होपफुली आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो एम्स की साइट को विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप डिटेल में इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िए और उस फॉर्म को फिल कीजिए और कंटिन्यूसली है वो स्टडी कीजिए।